Hello students, welcome back to another video of class 9th chemistry and I hope you guys are doing well. This is Akansha Verma and you are here on the platform where you will be taught by a scholar. So in the previous video we have already covered एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स। ठीक है, हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया मिक्सचर्स को, एकदम बेसिक से हमने स्टार्ट किया था जहाँ से हमारी केमिस्ट्री शुरू होती है। तो पहली डेफिनेशन जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मैटर की। तो मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, जो तीन चीज़ों में एग्जिस्ट करता है, ईदर सॉलिड फॉर्म, ईदर लिक्विड फॉर्म और ईदर गैशियस फॉर्म। ठीक है, इन तीन फिजिकल स्टेट्स को मेंटेन करते हुए हमारा मैटर या तो प्योर हो सकता है या फिर इम्प्योर हो सकता है। प्योर सब्सटेंसेस में या एलिमेंट हो सकता है विच मीन्स इट इज़ कंपोज ओनली ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ एटम, या फिर वो कंपाउंड हो सकता है जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं फिक्स्ड रेशियो में, तब हमारा कंपाउंड बनता है। जैसे कि एलिमेंट्स का एग्जांपल दूँ तो ऑक्सीजन एक ही टाइप का एटम है। ठीक है, ऑक्सीजन में सारे ऑक्सीजन के ही एटम है, ऐसा तो नहीं है ऑक्सीजन बनाने में हाइड्रोजन आ गया हो। और दूसरा जो है हमारा कंपाउंड का एग्जांपल दूँ सो इट इज़ H2O। H2O में दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, जो कि एक फिक्स्ड रेशियो 2:1 के रेशियो में क्या है, कंपोज्ड है। तो फिक्स्ड रेशियो में है, दो से ज़्यादा एलिमेंट है, तो ये मेरा कंपाउंड है। ये थी बेसिक चीज़ें। फिर मैं आई मिक्सचर्स पे और हमारा चैप्टर शुरू हुआ। तो मिक्सचर जो होगा वो कोई भी ऐसी चीज़ होगा जिसको मैंने किसी भी रेशियो में मिक्स कर दिया है, और ये किसी भी फॉर्म में हमें देखने को मिल सकता है। लाइक हमारे आसपास एयर है, सो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। सैलड है, सैलड में बहुत सारे जो वेजिटेबल्स होते हैं सैलड उनसे बनता है। तो मिक्सचर जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं मेंटेन किया गया, एनी रेशियो में सब्सटेंसेस को मिला दिया गया है, और अब वो एक मिक्सचर्स है। दो टाइप के हो सकते हैं, होमोजेनस जिसमें मुझे बिल्कुल भी डिफरेंस पता नहीं चल रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन है। सो होमोजेनस मिक्सचर्स आर डिफाइंड एज दोस मिक्सचर्स विच रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट, मतलब उनका कॉम्पोजिशन सेम रहता है फर्स्ट सिप में भी और लास्ट सिप में भी। एग्जाम्पल मेरा था शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट वाटर। ठीक है, और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स जो होते थे वो ऐसे मिक्सचर्स होते थे जिनमें हमारा जो सोल्यूट था वो जो बल्क है मीडियम का उसमें सस्पेंडेड रहता था, यानी वो कभी भी फुल्ली मिक्स नहीं होता था, इनका कॉम्पोजिशन सेम नहीं रहता था थ्रू आउट। फॉर एग्जाम्पल सैंड और वाटर। तो सैंड को जब भी मैं पानी में डालती हूँ, मैं कितना ही मिला लूँ, सैंड कभी उसमें भी मिक्स नहीं होती है, वो हमेशा नीचे सस्पेंडेड रहती है। इनके बारे में पढ़ने के बाद मैंने सोल्यूशंस के बारे में पढ़ा था। सोल्यूशंस हमारे होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट से बनते हैं। सोल्यूट जो है वो है जो सॉल्वेंट में डिजोल्व हो रहा है, और सॉल्वेंट जो है वो सब्सटेंस है जो कि सोल्यूट को अपने अंदर डिजोल्व कर रहा है। जब फिजिकल स्टेट सेम हो जाए तो हम क्वांटिटी को नोटिस करते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा था कि अगर मुझे बताना है कि एक सोल्यूशन जो है वो राइट प्रपोर्शन से बना है या नहीं। मतलब कभी कभी होता है ना, खाने में मिर्ची ज़्यादा डल जाती है तो हम कहते हैं बहुत स्पाइसी है, कम होती है तो हम कहते हैं फीका है। तो राइट प्रपोर्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उस प्रपोर्शन को जानने के लिए, उस क्वांटिटी को जानने के लिए आई टॉक्ड अबाउट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जिसको मैं तीन वेज से एक्सप्रेस करी थी, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड मास बाय वॉल्यूम। उसके बाद मैं सॉल्युबिलिटी पे आई थी। सॉल्युबिलिटी और कॉन्सेंट्रेशन में क्या फ़र्क था कि कॉन्सेंट्रेशन में आई वाज टॉकिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इज डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सोल्यूशन। ठीक है, 100 ml में या 100 ग्राम जितने में भी हम मिला रहे हैं। सॉल्युबिलिटी में आई एम टॉकिंग अबाउट द लिमिट, आई एम टॉकिंग अबाउट द कैपेसिटी। तो मैं कह रही थी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर प्लेज अ वेरी बिग रोल हियर। क्या रोल प्ले करता है, वीडियो देखो, सॉल्युबिलिटी कर्व के बारे में जानो। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारी सेपरेशन टेक्निक्स की। जो हमने दो टाइप के मिक्सचर्स पढ़े उनको मैं कैसे सेपरेट कर सकती हूँ। मिक्सचर तो बन गया है, एक ऐसा मिक्सचर जो कि मतलब पूरा यूनिफॉर्म है, मुझे दिख ही नहीं रहा है कि उसमें कोई पार्टिकल है या नहीं, मैं उसको कैसे सेपरेट करूँगी। हेट्रोजेनस पे तो मैं फिर भी सोच सकती हूँ कि ठीक है मुझे नीचे नीचे सैंड दिख रही है, ऊपर का पानी छान देती हूँ। तो इन सब क्वेश्चंस का जवाब जो है वो हमें इस वीडियो में मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Okay, so this is our very first slide and I'm talking about methods of separation. Separating techniques हम लोग mixtures के respect में देखने वाले हैं। हमने दो टाइप के mixtures पढ़े थे, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर्स में मैं तीन टेक्निक्स देखने वाली हूँ मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो इन मिक्सचर्स को सेपरेट कर देगी, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी। और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स में हम सेपरेटिंग फनल, सब्लिमेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन एंड कोआगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। और इस वीडियो के एंड तक हमें बहुत सारे नए टर्म्स पता होंगे, जैसे कि कोलॉइड्स क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होते हैं, अलॉयस क्या होते हैं,
या गैसियस पार्टिकल्स जो हैं क्या उनको भी मैं सेपरेट कर सकती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड जो कि है क्रिस्टलाइजेशन के बेसिस पे, और मैं स्टार्ट कर रही हूँ सबसे पहले मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग होमोजेनस मिक्सचर्स। तो क्रिस्टल्स से मेरा क्या मतलब है? कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ही चमकीली चमकीली सी है, शाइनी शाइनी सी है और सॉलिड फॉर्म में है। जब भी मैं क्रिस्टल्स के बारे में सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में यही आता है। हम लोग अभी अभी बात कर कर आए हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन मेरा वो सोल्यूशन होगा जिसकी लिमिट आ चुकी है, जो अपनी कैपेसिटी पे आ चुका है, मतलब इससे ज्यादा सोल्यूट वो अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकता। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो अभी भी कहता है कि मैं और काम कर सकता हूँ, या फिर मैं दूसरे लैंग्वेज में कहूँ तो मैं और अपने अंदर क्या है, सल्यूट को मिक्स कर सकता हूँ, यानी और सल्यूट मेरे अंदर डिसॉल्व हो सकता है। तो इस नॉलेज का फायदा उठा के मैं करती हूँ अपने होमोजेनस मिक्सचर्स को सेपरेट अपनी पहली प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन से। बुक में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, और वो एग्जाम्पल मुझे ये कह रहा है कि मेरे पास है एक कंपाउंड बी। ठीक है, मेरे पास है एक कंपाउंड बी जो कि मैंने 60 डिग्री सेल्सियस पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मिलाया, कुछ 287 ग्राम्स। तो 287 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड बी मैं 60 डिग्री सेल्सियस पे अपने सोल्यूशन में या सॉल्वेंट में मिलाती हूँ एक सोल्यूशन बनाने के लिए। उसके बाद मुझे थोड़ी शैतानी आती है, मैं इसका टेम्परेचर कम कर देती हूँ 40 डिग्री पे। तो मैं ऑलरेडी पढ़ के आई हूँ सोल्यूबिलिटी के केस में कि सॉलिड्स के केस में अगर मुझे सॉल्यूबिलिटी बढ़ानी है तो मुझे टेम्परेचर इंक्रीज करना होता है। पर यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कर दिया टेम्परेचर डिग्रीज, और ये 60 डिग्री सेल्सियस पे ऑलरेडी मेरा जो सोल्यूशन था वो अपने सैचुरेशन पे पहुंच चुका था। बट मैंने उसका सैचुरेशन ना देखते हुए उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर दी, क्योंकि मैंने टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज कर दिया। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अब जो 287 ग्राम ऑफ कंपाउंड भी हमारा 60 डिग्री सेल्सियस पे डिसॉल्व हो रहा था, रिजल्ट ये मिला मुझे कि अब वो सिर्फ 241 ग्राम ही डिसॉल्व हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो इसका रिमेनिंग 46 ग्राम है वो मुझे क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिल गया। ठीक है, ये समझो। कैसे समझोगे? एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है शुगर और वाटर का, वो ऑलरेडी अपनी सैचुरेशन पे आ चुका है। तो क्या अगर मैं उसमें और शुगर डालूं तो वो डिसॉल्व करेगा? वो डिसॉल्व नहीं करेगा। तो वो शुगर कहाँ जाएगी? वो शुगर जो है वो उस सोल्यूशन के बल्क में सस्पेंडेड रहेगी, उसी क्रिस्टल फॉर्म में जिस क्रिस्टल फॉर्म में मैंने उस शुगर को अपने सोल्यूशन में डाला है। ठीक है, तो हैव यू एवर wondered that if we add more sugar to a saturated solution of sugar and water, will it be dissolved or remain as crystals? वो क्रिस्टल्स की तरह ही रहेगी। अब क्रिस्टल होते क्या है? तो क्रिस्टल जो है वो कोई भी ऐसा सॉलिड है विच इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स जो कि एक रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न को फॉलो करते हैं। जब मैं अपनी चीनी को देखती हूँ तो चीनी जो होती है उसमें सारे पार्टिकल कैसे होते हैं? स्क्वायर होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक गोल पार्टिकल दिख रहा है या एक ट्रायंगल पार्टिकल दिख रहे हैं। नो, तो वो क्या कर रही है? एक रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मिश्री होती है जो मुझे प्रसाद में मिलती है जब मैं मंदिर जाती हूँ, सो आई कंसिडर दैट ऑल्सो अ क्रिस्टल। स्नो फ्लेक्स होते हैं, ठीक है, वो सब। तो इसी चीज का फायदा उठा के जब लेबोरेटरीज में मैं क्रिस्टल बनाती हूँ किसी भी सैचुरेटेड सोल्यूशन से, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करके या इंक्रीज करके, तब मैं उस प्रोसेस को कहती हूँ क्रिस्टलाइजेशन। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो ऐसे दो सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिए यूज होता है जो कि सेम सॉल्वेंट में जो है डिसॉल्व हो सकते हैं, और एक जो है वो स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द टेक्निक विच इज यूज टू सेपरेट टू सॉलिड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिस्टलाइजेशन। प्रोसेस क्या है, किया क्या है, सबको समझ आया? और प्रिंसिपल क्या होगा क्रिस्टलाइजेशन का, वाइवा में पूछ लेते हैं। द डिफरेंसेस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो मुझे पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है सॉलिड के केस में, और डिक्रीज करूंगी तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो इस डिफरेंस को मैंने जो है अपना प्रिंसिपल बनाया है क्रिस्टलाइजेशन में। आई होप दिस कंपाउंड बी वाला एग्जाम्पल इज क्लियर टू ऑल, कि पहले 287 ग्राम जो 60 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा था, अब मैंने डिक्रीज कर दिया है, तो अब सिर्फ 241 ग्राम हो रहा है। तो ये जो 46 ग्राम है उसका क्या हुआ? वो क्रिस्टल की तरह वापस आ गया मैजिक से हमारे सोल्यूशन के बल्क में। सो दिस वाज क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट प्रोसेस आती है हमारी डिस्टिलेशन। सो जब मैंने दो मिसेबल लिक्विड्स गलती से मिक्स कर दिए, मिसेबल लिक्विड्स आर डिफाइंड एज एनी लिक्विड्स
जो आपस में थ्रू आउट जो है यूनिफॉर्मली मिक्स रहते हैं, जैसे कि एसीटोन एंड वाटर। तो कभी भी क्या दो लिक्विड जो है जो एकदम अच्छे से मिक्स है, मुझे उनका कोई भी पार्टिकल इधर उधर नहीं दिख रहा है, क्या मैं उनको सेपरेट कर सकती हूँ? यस, डिस्टिलेशन से। कैसे? तो डिस्टिलेशन पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ेंगे एक डिस्टिलेशन यूनिट के बारे में, जिसकी फोटो मैंने स्टार्टिंग में लगाई थी। तो अ होमोजेनस मिक्सचर्स ऑफ टू मिसेबल लिक्विड्स, मिसेबल लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स जो पूरी तरीके से मिक्स्ड रहते हैं, इनको मैं सेपरेट कर सकती हूँ बाय हीटिंग द मिक्सचर अंटिल द लिक्विड विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट वेपराइजेस। तो मेरे पास दो लिक्विड है, सपोज करो मेरे पास एसीटोन है, मेरे पास वाटर है। मैंने क्या फायदा उठाया है इनके बॉइलिंग पॉइंट्स का? मुझे पता है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, और मुझे पता है एसीटोन बॉइल्स एट 56 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों का जो सोल्यूशन है, ठीक है, दोनों का जो वो दो मिसेबल लिक्विड्स का जो मिक्सचर्स है, उसको मैंने हीट करना शुरू किया। तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर, जैसे जैसे मैं हीट करूंगी वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ के मैंने उसको इतना हीट कर दिया कि वो 56 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए। जैसे ही मेरा सोल्यूशन हीट होके 56 डिग्री सेल्सियस पे आया, तो एसीटोन के फ्यूम्स जो हैं वो वेपर्स की फॉर्म में निकलने शुरू हो गए। मैंने वहीं अपनी गैस जो है वो बंद कर दी, मैंने उन फ्यूम्स को एक कंडेंसर में जो है पैक कर लिया, और उसके बाद क्या होता है वो हम यूनिट में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं जो एडवांटेज लेती हूँ वो लेती हूँ बॉइलिंग पॉइंट्स का। ठीक है, सो होमोजेनस मिक्सचर अगर मेरे पास दो मिक्सिबल लिक्विड का है, तो मैं ये देखूंगी कि लोअर बॉइलिंग पॉइंट किस लिक्विड का है, और उस बॉइलिंग पॉइंट तक उसे हीट करूंगी। ठीक है, उसके बाद उसके वेपर को मैं पकड़ लूंगी, उसको कूल करके वापस मैं लिक्विड में बना दूंगी। कैसे, वो यूनिट के थ्रू आपको समझ आएगा। इस प्रोसेस को मैं कहती हूँ डिस्टिलेशन। पर इसकी कंडीशन ये है कि ये जो दोनों लिक्विड्स हैं, यानी एसीटोन एंड वाटर, या कोई भी दो मिसेबल लिक्विड्स जो गलती से मिक्स हो गए हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट में टेम्परेचर जो है वो क्या रहना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस का रहना चाहिए। क्योंकि अगर 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा, कम टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तो ऐसा हो सकता है कि जब मैं हीट कर रही हूँ, ठीक है, जब मैंने 56 डिग्री सेल्सियस लिया और उससे गलती से मुझसे थोड़ा सा ज्यादा देर गैस ऑन रह गया और हीट कर दिया, तो चांसेस है कि दूसरे लिक्विड के वेपर जो है वो भी वेपराइज होके पहले लिक्विड के साथ मिक्स हो जाए। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो क्या होता है इस प्रोसेस के टाइम पे, वेपर्स ऑफ द लोअर बॉइलिंग पॉइंट दे आर पास्ड थ्रू अ कंडेंसर, जहां पे वो कूल होते हैं। कैसे होते हैं कूल? बाय सर्कुलेटिंग वाटर और एयर जो ऑलरेडी उस कंडेंसर के अंदर है। ठीक है, और उसके बाद में दूसरी सेपरेटिंग फनल में या सेपरेट वेसल में उसको निकाल लेती हूँ एज अनदर प्योर लिक्विड। ठीक है, और जबकि पहला लिक्विड जो है वो सेम डिस्टिलेशन फ्लास्क में रहता है। अभी ये सब टर्म्स नहीं समझ आ रहे होंगे, हम देखते हैं इसका डायग्राम। मैंने पीछे जो है ये एक फ्लो चार्ट बनाया है, जहां पे आपको दिख रहा है कि डिस्टिलेशन की ओवरऑल प्रोसेस क्या है। मेरे पास दो लिक्विड्स का मिक्सचर है, मैंने हीट करा, एक का वेपर मिल गया, उस वेपर को कूल करा, डिस्टिलेट बन गया। ठीक है, सो नाउ आई हैव टू लिक्विड्स। अब पढ़ते हैं यूनिट के बारे में। डिस्टिलेशन पे क्वेश्चन जरूर आता है कि क्या हो रहा है। सो ये मेरी यूनिट है जिसका एक डायग्राम मुझे दिया हुआ है मेरे एनसीईआरटी में। सो मेरे पास है मेरा ये डिस्टिलेशन फ्लास्क। ठीक है, इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में मेरे पास मिक्सचर है एसीटोन एंड वाटर का। मैंने क्या किया, मैंने इसे नीचे से हीट करना शुरू किया, और एडवांटेज ये है कि जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड है, मुझे उसके बॉइलिंग पॉइंट तक इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में जो सोल्यूशन है उसे हीट करना है। तो मैंने क्या किया, मुझे पता है एसीटोन का लोअर होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो मैंने 56 डिग्री सेल्सियस तक हीट जो है इसको दी बंसन बर्नर के थ्रू। और जैसे ही 56 डिग्री सेल्सियस टच हुआ, वैसे ही मेरे जो एसीटोन है उसके फ्यूम्स निकलने शुरू हुए। यहाँ मैंने थर्मोमीटर लगाया जिससे मुझे टेम्परेचर का पता चलता रहे। तो यहाँ से फ्यूम्स जो हैं यहाँ पे आए, और ये है मेरी वो कंडेंसर यूनिट जो कि सारा मिरेकल करने वाली है। इस कंडेंसर यूनिट के अंदर जो है एयर या फिर वाटर जो है वो कंटिन्यूअसली ऐसे सर्कुलेट हो रहा होता है। तो जैसे ही इस पे हमारे फ्यूम्स आएंगे एसीटोन के, वो इन सर्कुलेटिंग एयर या वाटर के साथ मिक्स होके एक प्योर लिक्विड बनाएंगे, और इधर से दूसरे कॉनिकल फ्लास्क में इकट्ठा हो जाएंगे। सो ऐसे मुझे एक में एसीटोन मिलेगा और एक में वाटर मिलेगा। पर मुझे ये ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस का। क्योंकि अगर 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस नहीं होगा, तो पानी के फ्यूम्स भी एसीटोन के साथ आ सकते हैं और लिक्विड सेपरेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब है। अब इसके अंदर सर्कुलेटिंग एयर और वाटर है, तो मेरे पास एक वाटर आउटलेट होना चाहिए। तो मैं इसको वाटर आउटलेट भी दे रही हूँ और वाटर इनलेट भी दे रही हूँ, और ये गैस की पाइपलाइन है।
ठीक है, ये ऑलरेडी बताया हुआ है, एसीटोन 56 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, वाटर 100 डिग्री पे। अगर लार्ज डिफरेंस नहीं होगा दोनों के लिक्विड्स में तो दूसरे लिक्विड के वेपर जो हैं वो आ सकते हैं। ठीक है। और अगर ये तो चलो था कि जब मेरे पास 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, अगर मेरे दो सोल्यूशंस में 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस नहीं है तो एक और प्रोसेस होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिससे मुझे अपना एलपीजी मिलता है, मैं उसको यूज करती हूँ। ये हमारे छोटे से पिंक बॉक्स में दी हुई है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है कमेंट डाउन करेंगे सब। लास्ट आता है मेरे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो हमारे एट अ ग्लांस वाले बॉक्स में पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए लिया हुआ है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी जो होती है, इट इज अ टेक्निक विच इज यूज टू सेपरेट द डिफरेंट डिजॉल्व्ड सब्सटेंस। ठीक है, जैसे कि दो आपस में कलर्ड डाइज हैं। क्रोमा का मतलब कलर होता है एंड ग्राफी का मतलब होता है टू राइट। तो पहले जमाने में क्रोमेटोग्राफी में तब कहती थी जब मैं डिफरेंट डाइस को यूज करती थी लिखने के लिए। ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है, जब मेरे पास जो है वो डाइज हैं या फिर पिगमेंट्स हैं, कलर्ड डाइज हैं या कलर्ड पिगमेंट्स हैं जो आपस में डिजॉल्व है, और मुझे इनके कलर्स को बेसिकली सेपरेट करना है, तो मैं पेपर क्रोमेटोग्राफी करूंगी, क्योंकि कलर में तो मुझे नहीं दिखेगा कि ये येलो है या ये ग्रीन है। ठीक है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी कैन बी यूज टू सेपरेट कंपाउंड्स बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ डिफरेंसेस इन देयर रेट्स ऑफ मूवमेंट ऑन द पेपर। क्या हो रहा है इस प्रोसेस में, मेरे पास जैसे डिस्टिलेशन में एक स्पेशल टाइप की डिस्टिलेशन यूनिट आती थी, अभी मेरे पास आ रहा है एक स्पेशल टाइप का क्रोमेटोग्राफी पेपर जो कि सेल्यूलोज से बना होता है। ठीक है। इस क्रोमेटोग्राफी पेपर पे नीचे से 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के मैं लगाती हूँ बीच में डॉट। डॉट किसका, उस डाई का या उस पिगमेंट का जो मुझे सेपरेट करना है। और इस पेपर को मैं रखती हूँ एक ग्लास जार में। ठीक है, ऐसा एक गैस जार होता है या ग्लास जार होता है। ठीक है, ये रहा मेरा क्रोमेटोग्राफी पेपर। 2 सेंटीमीटर छोड़ के मैंने इंक स्पॉट या डाई स्पॉट लगाया जो मुझे सेपरेट करना है। ये मेरा एक गैस जार है जिसके नीचे मैंने थोड़ा सा पानी भरा कि जो पेपर की टिप है सिर्फ वही इसमें जो है सोख हो। पूरा पेपर हमें नहीं डुबोना है, ध्यान रखना। तो धीरे धीरे क्या होगा, इस सेल्यूलोज पेपर से बनी हुई क्रोमेटोग्राफी पेपर के पास है एक टेंडेंसी कि वो पानी जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे जैसे पानी एब्जॉर्ब करेगा तो एक टाइम आएगा कि इस इंक स्पॉट पे जो है मेरा पानी लगेगा। राइट। और जैसे ही इस इंक स्पॉट पे पानी लगेगा तो ये ऊपर की तरफ जो है रन करेगा। सो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कलर्स की टेंडेंसी को कि कौन सा कलर जो है वो बहुत तेज भागता है यानी सबसे दूर तक जाएगा, और कौन सा कलर जो है वो सबसे नीचे रुक जाएगा। सो जो सबसे नीचे रुक जाएगा वो हमारा यहाँ सेपरेट होगा, और जो सबसे ऊपर तक भागेगा वो हमारा यहाँ आएगा। थोड़ा डिटेल से अब अच्छे से टर्म्स में पढ़ते हैं। सो पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक यूज टू सेपरेट द डिफरेंट डिजॉल्व सब्सटेंस। जैसे कि जब मुझे डाइज या पिगमेंट सेपरेट करने हैं किसी भी मिक्सचर के। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, इट वर्क्स बाय अलाउिंग अ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट यहाँ पे मैंने पानी लिया है, उसको मैं मोबाइल फेस कहती हूँ। मोबाइल मतलब क्योंकि वो भाग रहा है, पानी जो है वो पेपर में भाग रहा है नीचे से ऊपर तक, तो ऐसे ध्यान रखो, इसलिए मैं सॉल्वेंट को मोबाइल फेस कहती हूँ। और जो मेरा सेल्यूलोज पेपर है उसके अंदर ट्रैप्ड है वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसके अंदर ट्रैप करा हुआ है, जब भी मैं किसी चीज को ट्रैप करती हूँ तो वो स्टेशनरी हो जाती है। तो सॉल्वेंट मेरा मोबाइल फेस होता है, और स्पेशल स्ट्रिप जो होती है फिल्टर पेपर की जिसको मैं क्रोमेटोग्राफी पेपर कहती हूँ वो मेरा स्टेशनरी फेस होता है। तो जैसे जैसे ये पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी, पानी ऊपर रन करेगा। जैसे जैसे रन करेगा तो कलर्स या फिर सॉल्युबिलिटी की बेसिस पे मेरा कलर जो है जिसकी स्पीड कम होगी वो नीचे ही रह जाएगा, और मेरा कलर जो ज्यादा है वो ऊपर पहुंच जाएगा। तो लिक्विड जो है वो ऊपर तक जो है पेपर के कैरी करेगी सब्सटेंसेस को, और उनको सेपरेट कर देगी ऑन द बेसिस ऑफ हाउ फास्ट दे मूव। अगर कलर की डेंसिटी कम है तो नीचे रह जाएगा, और कलर की डेंसिटी ज्यादा है तो ऊपर जाएगा। तो ये स्पीड के बेसिस पे हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करते हैं डाइज या फिर पिगमेंट्स के लिए। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट में बता देना, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। फिर मैं बात करती हूँ मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग हेट्रोजेनस मिक्सचर, जिसमें सबसे पहले आता है सेपरेटिंग फनल। डिस्टिलेशन में आई वाज टॉकिंग अबाउट टू मिसिबल लिक्विड्स। सेपरेटिंग फनल में आई एम टॉकिंग अबाउट टू इमिसिबल लिक्विड्स। तो इमिसिबल तो इजी है भाई, लिक्विड जो है वो अलग अलग लेयर्स में है, जैसे कि मेरा ऑयल एंड वाटर। मिसिबल लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स हैं विच डू नॉट मिक्स टुगेदर, हमेशा सेपरेटेड रहते हैं। तो मैंने क्या किया, मेरे पास मेरा एक सेपरेटिंग फनल है, इसमें मैंने डाला अपना ऐसा कोई भी सोल्यूशन जो कि इमिसिबल लिक्विड का है, जैसे ऑयल एंड वाटर। तो ऑयल जो है वो ऊपर ऊपर है,
पानी जो है नीचे नीचे है, मैं इसमें एक स्टॉप कॉक लगाऊंगी, मैं इस स्टॉप कॉक को स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। तो मेरा जो पानी है वो इसमें से निकल जाएगा, ठीक है। और पानी जब तक इस लेवल तक नहीं निकल जाता है तब तक मैं स्टॉप कॉक चालू रखूंगी। फिर मैं उसे बंद कर दूंगी तो मेरे पास इसमें इतना ऑयल बचेगा और इसमें सारा पानी आ जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरा सेपरेटिंग फनल, जिसको ऑयल और वाटर यानी दो इमिसिबल लिक्विड्स के लिए मैं सबसे ज्यादा यूज करती हूँ, उनकी डेंसिटी को देखकर। जो हल्का लिक्विड है वो ऊपर रहेगा, भारी वाला नीचे रहेगा। नीचे से उसको निकाल दो, ऊपर जैसे ही पहुंचे रोक दो, ठीक है। इसके अलावा सैंड और वाटर ये भी कभी भी मिक्स होने नहीं होते हैं। आयरन फिलिंग्स और सल्फर ये भी नहीं होते। तो मुझे पता है आयरन और सल्फर का क्या है, कि आयरन की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, कि वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। तो मैं मैग्नेट लेकर आऊंगी, उस आयरन और सल्फर के मिक्सचर के ऊपर मैग्नेट घुमाऊंगी, सारे आयरन मैग्नेट पे आ जाएंगे, नीचे सल्फर रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। अब हमारे गैस भी क्या हेट्रोजेनस कंपाउंड्स बनाते हैं। तो गैस हमें पता है कि पूरी डायरेक्शन में क्या है, एकदम खुला घूमती है। हम जब भी घर में अगरबत्ती लगाते हैं और हम अगर उसके जो इंसेंस स्टिक है, जहाँ जिस मंदिर में या जो हमारा पूजा वाला एरिया होता है वहां पे इंसेंस स्टिक चल रही है, अगर हम उसके पास से क्रॉस होते हैं तो उसकी एयर में हमें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। क्यों? क्योंकि गैस हमारी इजीली मिक्स हो जाती है और बाकी गैसेस के साथ हमेशा यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करती है। इसीलिए मेरे आसपास जो गैस है मैं इसमें देख के नहीं बता सकती कि देखो ये नाइट्रोजन है या देखो ये ऑक्सीजन है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द गैसेस जो होती हैं ये होमोजेनस मिक्सचर्स होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर, कार्बन ऑक्सीजन का मिक्सचर, जो मेरे आसपास है जिनको मैं नहीं देख पाती, जैसे कि रॉकेट फ्यूल, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब हमारे दोनों सल्यूट और सॉल्वेंट गैस हो, ठीक है, गैस गैस हो, जैसे कार्बन जो है वो भी गैस है, ऑक्सीजन है वो भी गैस है, तो गैस गैस में तो ये होमोजेनस है। पर मैंने सिर्फ एक कंपाउंड गैस रखा और दूसरा कंपाउंड इधर सॉलिड कर दिया या लिक्विड कर दिया, तो मैं कैसे सेपरेट करूंगी? तो इसका एग्जाम्पल आता है स्मोक। जब हम दिवाली में पटाखे जलाते हैं तो पोल्यूशन से सबकी छुट्टी हो जाती है, तो हमें लगता है कि स्मोक की वजह से हुई है। तो ये स्मोक क्या है? बेसिकली सॉलिड पार्टिकल्स हैं हमारे पटाखे के जो सस्पेंडेड हैं इन द एयर, यानी गैस में। तो सॉलिड इन गैस हो गया। तो मेरे पास सॉलिड इन गैस है, तो ये मेरा है हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। मुझे स्मोक दिखता भी है, प्लस फॉग आता है। फॉग में टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो एयर में डिसॉल्व हो जाती है। जब मैं सर्दियों में सुबह 6 बजे उठ के देखती हूँ तो मेरी बालकनी में पूरी फॉग है। पर समय के साथ जैसे जैसे वाटर ड्रॉपलेट छटती हैं फॉग भी छटती जाती है, ठीक है। तो ये हो गए मेरे हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। तो जी हाँ, गैस हेट्रोजेनस कंपाउंड्स बनाती है जब उसका सल्यूट जो है वो डिफरेंट होता है। गैस इन गैस मोस्ट ऑफ द टाइम होमोजेनस ही बनाती है, ये बताने का मतलब है, ठीक है। और दूसरा सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स जो होते हैं हमारे वो भी हेट्रोजेनस होते हैं। कैसे? खीरे और बीटरूट को मिला दो, दिख रहा है दोनों चीजें अलग हैं, ठीक है। खीरा ग्रीन कलर का है, बीटरूट रेड कलर का है, तो मैं वो ग्रीन और रेड को यूज करके उन्हें सेपरेट कर सकती हूँ। तो ये मेरा हेट्रोजेनस मिक्सचर है। मुझे नेकेड आई से उसके पार्टिकल दिख रहे हैं जो कि पूरा कंप्लीटली मिक्स नहीं है। तो आई होप इतना समझ आ गया। सबसे पहली मेरी प्रोसेस जो थी वो थी सेपरेटिंग फनल। अब है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारा पार्टिकल के पास एक टेंडेंसी है कि वो सॉलिड, लिक्विड और गैस के ऑर्डर को ना फॉलो करते हुए सीधा सॉलिड से कहाँ जंप मारेगा? गैस में। जैसे कि वाटर साइकिल की बात करूं, ठीक है, वाटर साइकिल की बात करूं तो मेरा पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, वो वेपर्स की फॉर्म में यानी गैसियस फॉर्म में बादलों में जाएगा। फिर जो है वो ड्रॉपलेट्स बन के नीचे वापस पानी बनाएगा। तो यहाँ पे भी सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉलो हो रहा है, राइट। और मेरा जो पानी है वो सॉलिड में आइस की फॉर्म में रहता है, लिक्विड में पानी की फॉर्म में रहता है, गैसियस में वेपर्स की फॉर्म में रहता है, ये मुझे पता है। बट हमारा एक बहुत प्यारा सा सब्सटेंस है कैम्फर, और दूसरा प्यारा सा सब्सटेंस है नैफ्थलीन। तो जब गलती से क्या हुआ, मेरा कैम्फर जो है वो सैंड के साथ मिक्स हो गया। दोनों सॉलिड पार्टिकल्स हैं, दोनों हेट्रोजेनस हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि वो अलग अलग हैं, तो मैं इनको सेपरेट कैसे करूंगी? मुझे कैम्फर की ये टेंडेंसी पता है, मुझे कैम्फर की ये फिजिकल प्रॉपर्टी पता है कि वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस फॉर्म में चेंज हो सकता है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना एक बीकर लिया, ठीक है, जिसमें मेरा कैम्फर और सैंड जो था वो मिला हुआ था, ठीक है। तो ये मेरा बीकर है जिसमें कैम्फर और सैंड जो है वो मिला हुआ है। मैंने नीचे से इसको हीट प्रोवाइड करी। कैम्फर की टेंडेंसी है कि वो सॉलिड से सीधा वेपर फेस में जाएगा। मैंने इस पे उल्टा रख के अपना एक फनल लगा दिया और फनल का एज जो है वो क्लोज कर दिया कॉटन प्लग से। तो जब तक मैं इसको हीट कर रही हूँ,
तो हीट करने पे एक स्टेट आएगी कि कैम्फर के फ्यूम्स बनेंगे, कपूर खुशबू वाले फ्यूम, ठीक है। और वो इस फनल के एजेस पे या सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएंगे, जिसको मैं डिपोजिशन कहती हूँ। तो कैम्फर जो है वो सबलाइम कर गया, सबलाइम होके चिपक गया फनल के एंड पे, सैंड से जो है सेपरेट हो गया। और इस डिपॉजिटेड कैम्फर जो कि फनल पे डिपॉजिट है, इसको मैं जाके जो भी है सेपरेट करके दूसरे फ्लास्क में निकाल लूंगी। तो दिस इज हाउ आई सेपरेट दो सॉलिड जो कि हेटेरोजेनसली मिक्स्ड है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं एक बार। कैम्फर ऑन हीटिंग बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग टू लिक्विड स्टेट। इस प्रोसेस को मैं सब्लिमेशन कहती हूँ। 1 मार्क क्वेश्चन। कूलिंग पे क्या होगा, वेपर्स जो है दे कंडेंस बैक इनटू सॉलिड विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड। जैसे कि वो फनल पे फ्यूम्स आई थी, कूल कर दिया तो वो फनल पे ही चिपक गई सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। इसको मैंने डिपोजिशन कहा। तो कैम्फर की हमने प्रॉपर्टी यूज करी कि वो सबलाइम करता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब मेरे दो हेटेरोजेनस मिक्सचर्स मिक्स हो जाते हैं तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करती हूँ, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को यूज करती हूँ, उनके फिजिकल अपीयरेंस को देखती हूँ या उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको देख के उनको सेपरेट करती हूँ। जैसे ऑयल की प्रॉपर्टी थी डेंसिटी वाली, इसकी प्रॉपर्टी है सबलाइम वाली, ठीक है। बीट रूट और खीरे की क्या प्रॉपर्टी थी, फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट था, कलर देख के मैं सेपरेट कर सकती थी। समझ गए। मेरे पास अब एक नया वर्ड आ रहा है, अलॉयस। तो मैंने बात करी कि मेरे जो सॉलिड सॉलिड होते हैं ये हेट्रोजेनस होते हैं। पर मेरा अब आपसे एक सवाल है कि मेरे पास पड़ा है एक गोल्ड और दूसरी तरफ मेरे पास पड़ा है सिल्वर। तो क्या एक गोल्ड की रिंग को, ठीक है एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक गोल्ड की रिंग है जो कि सॉलिड है, और ये समझ लो एक सिल्वर की रिंग है नहीं सिल्वर की, पर पर ये जो है एक गोल्ड हो गया एक सिल्वर हो गया। तो क्या मैं इन सॉलिड चीजों को या इन दोनों मेटल्स को आपस में ऐसे करके मिला सकती हूँ? नहीं, मैं मिक्स नहीं कर सकती, वो सेपरेट रहेंगे। तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों सब्सटेंसेस को मेल्ट करूंगी हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करके ये लिक्विड बन जाएंगे और उन दोनों के लिक्विड को आपस में मिला दूंगी। जब मैं उन दोनों के लिक्विड को आपस में मिला दूंगी, फिर जब मैं उन्हें सॉलिडिफाई करूंगी तो मेरे पास एक दूसरा मटेरियल आएगा जो कि अब मुझे एक सिंगल मेटल की तरह दिखेगा, अलग अलग नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अलॉय हम इसी को कहते हैं। अलॉय इज डिफाइंड एज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ ईदर टू मेटल्स, अ मेटल और अ नॉन मेटल, और टू नॉन मेटल्स, ठीक है। और हम अलॉय तब बनाते हैं जब मुझे किसी भी मटेरियल को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, रिजिड बनाना होता है, या फिर कोरोजन रेजिस्टेंस बनाना होता है, ठीक है। और हम फिजिकल मेथड से कभी भी अलॉय के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ये मेरा एक प्योर मेटल है जिसमें सारे आयरन के ही मटेरियल हैं, सारे आयरन के ही एटम है। मुझे इस आयरन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मच हार्डर बनाना है। तो इसमें मैंने क्या है, दूसरा ये गोल्ड लगा दिया या कुछ भी पार्टिकल दूसरा मेटल का लगा दिया, इसको मेल्ट करके हाई टेम्परेचर पे। तो अब मेरे पास एक नया मेटल बना है जो कि ऐसा है, जो कि प्योरली आयरन का नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें ब्रास का, कि ब्रास एक ऐसा मटेरियल है जो कि एक अलॉय है। जब मैंने कॉपर और 80% कॉपर और 20% जिंक को आपस में मेल्ट किया हाई टेम्परेचर पे, सॉलिडिफाई करके ब्रास बन गया। सिमिलरली फॉर टिन, ठीक है, 80% कॉपर एंड 20% टिन से मेरा ब्रॉन्ज बन रहा है। सो ब्रास, ब्रॉन्ज एंड स्टील। स्टील में मेरा सबसे ज्यादा जो है वो आयरन है, और बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो निकल, मोलिब्डेनम, कार्बन, क्रोमियम, ये कुछ कुछ परसेंटेज में मैंने मिक्स करके डाले। सेम इज फॉर गोल्ड। कभी भी हमारा गोल्ड 24 कैरेट नहीं होता है क्योंकि वो हाईली करोजिव हो जाता है या वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसे मेल्ट करूंगी हाई टेम्परेचर पे 24 कैरेट गोल्ड को, उसमें या तो सिल्वर मिलाऊंगी या प्लैटिनम मिलाऊंगी, एक नया मटेरियल बनाऊंगी जो कि 22 कैरेट गोल्ड का होगा। मतलब उसमें मेजरली गोल्ड है पर थोड़ा बहुत जो है मैंने मिलावट कर दी। सो मैंने एक अलॉय बना दिया। तो क्यों बनाया, क्योंकि मुझे अपना जो सामान है या अपना जो गोल्ड की रिंग है वो कैसी चाहिए थी, स्ट्रॉन्ग चाहिए थी या करोजन रेजिस्टेंस चाहिए थी। तो अलॉय मैं तभी बनाती हूँ जब मुझे मटेरियल या तो हार्ड चाहिए होते हैं या कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी उनकी मुझे चाहिए होती है। अब सस्पेंशंस क्या होते हैं, जैसे सॉल्यूशंस को मैंने होमोजेनस मिक्सचर्स कहा था क्योंकि वो यूनिफॉर्मली मिक्स थे, ऐसे ही हेटेरोजेनस मिक्सचर्स को मैं दूसरे नाम में सस्पेंशन भी कहती हूँ, क्योंकि इनके बल्क ऑफ द मीडियम में मेरा जो सल्यूट है वो बैठा रहता है, कुछ तैर रहा होता है और मेजरली जो है वो सस्पेंडेड रहता है बल्क ऑफ द मीडियम में। तो ऐसे हेटेरोजेनस मिक्सचर्स जहाँ पे सॉलिड पार्टिकल पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होंगे पर बल्क ऑफ द मीडियम में रहेंगे, जैसे सैंड और वाटर, तो इनको मैं सस्पेंशन कहती हूँ।
सस्पेंशन में पार्टिकल जो है वो अनडिजॉल्व्ड इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि सोल्यूशन से सस्पेंशन का जो पार्टिकल साइज होता है सोल्यूट का वो ज्यादा होता है। ठीक है, और ये सोल्यूशंस के जो सस्पेंशन के जो हमारे सोल्यूट पार्टिकल्स हैं ये नेकेड आई से मुझे दिख सकते हैं। सॉडस्ट इन वाटर, चॉक पाउडर इन वाटर, ये सब भी सस्पेंशंस के ही एग्जाम्पल हैं। अब सस्पेंशंस के बारे में पढ़ लिया, तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में पढ़ते हैं। सपोज करो गलती से, या बारिश का सीजन चल रहा है, खेल खेल के मेरा मडी वाटर जो है, मिट्टी जो है वो पानी में डिजोल्व हो गई। तो मुझे पता है कि मिट्टी और पानी जो है वो एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, इनको मैं थोड़ी देर छोड़ूंगी तो मेरी मोस्ट ऑफ द मिट्टी बल्ब पे आ जाएगी, पर स्टिल कुछ मिट्टी जो है वो पानी में मुझे दिखेगी। मैं अगर इसको फिल्टर भी कर लूं तो मेरी पूरी तरीके से पानी जो है मुझे वो वैसा साफ नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करती हूँ, ये इतना फिल्ट्रेशन, छलनी से छानने वाला फिल्ट्रेशन जो है वो इनफ नहीं है टाइनी पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए। इसीलिए मैं दो टेक्निक्स यूज करती हूँ, सेंट्रीफ्यूगेशन और कोएगुलेशन। ठीक है, सो इसी में वही लिखा है कि अगर मैं एक कंटेनर ऑफ मडी वाटर को अनडिस्टर्ब छोड़ दूं तो हेवियर मड पार्टिकल जरूर सेटल होंगे नीचे में, पर वाटर जो है वो स्टिल क्लाउडी रहेगा, क्योंकि मड के लाइटर पार्टिकल जो है वो स्टिल वाटर के ऊपर है। अगर मैं इस मडी वाटर को फिल्टर कर दूं तो लार्जर पार्टिकल तो रिमूव हो जाएंगे, पर जो स्मॉलर पार्टिकल ऑलरेडी वाटर में है वो कैसे रिमूव होंगे। तो ये हमें बताता है कि ऐसे सब्सटेंसेस के लिए भी क्या है, या ऐसे चीजों के लिए भी मेरा जो फिल्ट्रेशन है वो इनफ नहीं है। तो इन सच केसेस मैं टेक्निक यूज करती हूँ सेंट्रीफ्यूगेशन की या फिर कोएगुलेशन की। तो डिस्टिलेशन में डिस्टिलेशन यूनिट थी, सेंट्रीफ्यूगेशन में एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूज, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज करती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो एक ऐसी आउटवर्ड फोर्स होती है जो कि बॉडी पे लगती है जब बॉडी हमारी सर्कुलर मोशन में होती है। सपोज करो दो बच्चे हैं आपस में किकली खेल रहे हैं। तो जब हम किकली खेलते हैं तो हम लोगों ने हाथ जो है वो ऐसे ज्वाइन कर रहे होते हैं। ठीक है अगर सोचो कि किकली खेलते खेलते इस बच्ची को शैतानी सूझी और इसने इसका हाथ छोड़ दिया, तो ऐसे घूमते घूमते अगर हाथ छोड़ दिया तो ये बच्ची तो ऐसे उड़ के जाएगी। ठीक है, तो ये जो बेसिकली घूमने वाली फोर्स है, जो सर्कुलर मोशन में ये घूम रहे हैं, ये एक इस फोर्स की वजह से लग रही है, जो फोर्स आउटवर्ड है। इस फोर्स को मैं कहती हूँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यही मेरी सेंट्रीफ्यूज में भी लगती है। सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस में मैं क्या करती हूँ, एक ट्यूब लेती हूँ जिसमें मुझे मडी वाटर ही सपोज करो सेपरेट करना है। तो इसमें मैं क्या करूंगी, इस ट्यूब को मैं डालूंगी अपनी सेंट्रीफ्यूज की मशीन में। ये मेरी सेंट्रीफ्यूज की मशीन है। बेसिकली मैं इसको मिल्क के पार्टिकल्स या ब्लड के जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा प्लेटलेट होते हैं, इनको सेपरेट करने के लिए यूज करती हूँ। जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगी तो हाई स्पीड पे जो ये ब्लैक कलर का आपको रिम दिख रहा है ये घूमेगा, बहुत हाई स्पीड पे किकली करेगा। सडनली क्या होगा कि इस पे लग रही है सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स। ठीक है, ये ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो अगर इसने इसको फेंक दिया, ठीक है सपोज करो यहाँ किकली चल रही है और एक बच्चे ने इसको फेंक दिया, तो ये आउटवर्ड फोर्स इस पे लगेगी। ट्यूब मैंने रखी है ऐसे हॉरिजॉन्टल, इस पे आउटवर्ड फोर्स लग रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। ठीक है, तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा, जो हैवियर पार्टिकल्स हैं, किसी इंसान के साथ आप किकली खेलो, जो लाइटर पार्टिकल है यानी जो लाइटर इंसान है, अगर आपने उसको फेंक दिया किकली करते हुए, वो बहुत दूर तक जाएगा, पर हेवियर वाला इतना दूर तक नहीं जाएगा। सेम इस मशीन के साथ होता है, हेवियर पार्टिकल जो है वो सेटल हो जाएंगे बॉटम में और लाइटर जो है वो टॉप पे रहते हैं। फिर मैं फिल्टर कर लेती हूँ। तो पहले सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं, उसके बाद फिल्टर कर लेते हैं, तब पूरा अच्छे से सेपरेट हो जाएंगे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन को मैं मिल्क और ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि आरबीसी प्लाज्मा, इसके लिए ज्यादातर यूज करती हूँ। क्या हो रहा है इस प्रोसेस में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज कर रही हूँ, जोर से किकली खिला रही हूँ कंपोनेंट्स को, और इस वजह से जो हायर वाले हेवियर पार्टिकल हैं वो नीचे हैं, लाइटर वाले ऊपर हैं। कोएगुलेशन में मैं यूज करती हूँ मेरा एक चमत्कारी एजेंट। कैटलिस्ट के बारे में सुना है, जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस के रेट को बढ़ा देता है। कोएगुलेशन में मेरा वो कैटलिस्ट है एलम, जिसको मैं फिटकरी कहती हूँ हिंदी में। मैंने क्या किया, मडी वाटर में उस फिटकरी को भेज दिया। फिटकरी है मेरा वो शाहरुख खान, जिसपे सारे फैंस यानी सारा मडी वाटर जो है वो चिपक जाएगा। चिपक जाएगा तो क्लम्प बनाएगा, क्लम्प बना लेते हैं शाहरुख खान के आसपास, या कोई भी जो आपका फेवरेट हीरो है। तो क्लम्प बना के क्या होगा, धीरे धीरे नीचे सेटल हो जाएगा। इसको मैंने कहा कोआगुलेशन। और जो शाहरुख खान है या हमारी जो फिट करी है वो है मेरा कोआगुलेंट। ठीक है, तो प्रोसेस में क्या हो रहा है।
ये मेरा एक मडी वाटर का कंटेनर है जिसमें मैंने अपना शाहरुख खान यानी अपना फिट करी एलम डाल दिया, एक कोआगुलेंट डाल दिया। इस कोआगुलेंट के पास प्रॉपर्टी है इन सारे पार्टिकल्स को अपने ऊपर चिपकाने की। तो थोड़ी देर जब मैंने छोड़ा तो ये सारे पार्टिकल्स जो है उस एलम के पास चिपक गए, क्लम्प बना के खुद ही से नीचे सेटल हो गए। तो ऊपर से मैंने पानी छान लिया। ठीक है, सो दिस इज कोआगुलेशन। एंड हम लोग फिट करी को कोएगुलेंट कहते हैं। लार्जर क्लम्प्स जो है वो सेडिमेंट कर गई, नीचे आ गई सेडिमेंटेशन की प्रोसेस से, और वाटर को डिकैंट कर लिया, यानी मैंने ऐसे पानी को निकाल लिया और नीचे फिटकरी वाला जो क्लम्प था वो छोड़ दिया। ठीक है, सो इससे मेरा पनीर भी बनता है। तुमने देखा हो कि दूध जो है मम्मी कहती है फट गया है। क्या फट गया है, क्यों फट गया है? दूध को फाड़ा गया है। ठीक है, दूध को फाड़ के पनीर बनाया। तो दूध में मैंने क्या डाला, मेरा शाहरुख खान डाला जो कि था लेमन जूस। तो जैसे ही मैंने लेमन जूस डाला तो दूध के पार्टिकल उस लेमन जूस के आसपास क्लम्प बना गए और मेरा पनीर बन गया। फिर मैंने दोनों को छान लिया। ठीक है, तो ऐसे ही पनीर बनाते हैं। लेमन जूस मेरा कोआगुलेंट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, मिल्क प्रोटीन्स का कोएगुलेशन हो जाता है, चीज बन जाते हैं। अब मैंने एक टर्म पढ़ा था क्लाउडी, कि मडी वाटर में मोस्ट ऑफ द पार्टिकल नीचे है पर वाटर हमारा स्टिल क्लाउडी है। तो मडी वाटर भी मेरा एक कोलॉइड है। कोलॉइड क्या होते हैं? कोलॉइड ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो सोल्यूशन से बड़े होंगे पर सस्पेंशन से छोटे होंगे। इस वजह से मुझे मेरा जो सोल्यूशन है वो कैसा दिखता है? क्लाउडी दिखता है। ठीक है, तो मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करी। उसमें मैंने बात करी दैट इफ द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड, ठीक है, वो अगर सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट हो सकते हैं और ब्लड जो है वो कोआगुलेट भी करता है, तो ब्लड क्या है? क्या वो सस्पेंशन है? बट सस्पेंशन की तो प्रॉपर्टी है कि मुझे उसके पार्टिकल बल्क में दिखेंगे। मुझे ब्लड के पार्टिकल या आरबीसी जो है कभी भी खून में जो है नीचे तैरता हुआ नहीं दिखता है। तो ब्लड सेल्स को तो मैं नेकेड आई से नहीं देख सकती हूँ। तो ब्लड तो ना तो सोल्यूशन हुआ और ना ही सस्पेंशन हुआ, क्योंकि ब्लड को मैं सेपरेट तो सेंट्रीफ्यूगेशन से कर रही हूँ। सेंट्रीफ्यूगेशन से मैं हेट्रोजेनस मिक्सचर सेपरेट करती हूँ, और सस्पेंशन इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि नेकेड आई में मुझे ब्लड के पार्टिकल नीचे नहीं दिख रहे हैं। तो ये है क्या? ये है कॉलॉइड। कॉलॉइड एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है जहाँ पे जो एक सब्सटेंस के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं वो दूसरे सब्सटेंस में इवनली सस्पेंडेड है सोल्यूशन की तरह, पर मैं इनको सेपरेट नहीं कर सकती सोल्यूशन की तरह। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि सोल्यूशन, सस्पेंशन और कॉलॉइड का जो ओनली डिफरेंस राइज करता है वो किस में करता है? इनके साइज में करता है। ठीक है, इनके साइज में करता है। तो पार्टिकल साइज सल्यूट का सबसे छोटा रहता है, तो वो छोटा साइज जो है वो अच्छे से सॉल्वेंट के अंदर घुस जाता है, इसीलिए वो हमें इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखता है सोल्यूशन। ठीक है, लेस देन 1 नैनोमीटर रहता है। सस्पेंशन का साइज जो है वो सबसे ज्यादा होता है, मोर देन 1000 नैनोमीटर होता है। और ये इसीलिए सॉल्वेंट के पार्टिकल में घुस नहीं पाता, तो ऐसे सस्पेंडेड रहता है। कॉलॉइड जो होते हैं इनकी रेंज होती है 1 से 1000 नैनोमीटर की, इसीलिए जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर ऐसे छुप तो जाते हैं, पर सेपरेशन टेक्निक में कौन सी यूज करती हूँ? हेट्रोजेनस मिक्सचर्स वाली। तो सस्पेंशन की तरह कॉलॉइड के पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे सेटल नहीं होते हैं, वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स होते हैं मिक्सचर में एज सोल्यूशन। पर सेपरेशन टेक्निक जो है मैं हेट्रोजेनस मिक्सचर वाली ही फॉलो करती हूँ। तो मेरा मिल्क, मेरा जो ब्लड है, ये सब क्या है? कॉलॉइड। वी आर हियर एट द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट, हमारे एक साइंटिस्ट थे जॉन टेंडल, इन्होंने क्या किया, इनको बड़ी शैतानी सूझी। तो उन्होंने टॉर्च पास करी हमारे सोल्यूशन, सस्पेंशन और कॉलॉइड से। तो सोल्यूशन से पास करी तो इनको दिखा कि जो रे ऑफ लाइट है वो विजिबल नहीं है, स्कैटरिंग नहीं हो रही है। कॉलॉइड से पास करी तो हल्की हो रही थी, सस्पेंशन से पास करी तो पूरी हो रही थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पार्टिकल साइज की वजह से, जो हम पिछले पार्ट में पढ़कर आए हैं। सोल्यूशन के पार्टिकल इतने छोटे थे कि वो रे ऑफ लाइट के आगे ऐसे बैरियर बन के नहीं घूम रहे थे। तो रे ऑफ लाइट जो है वो स्कैटर नहीं हुई, क्योंकि वो पार्टिकल्स इतने छोटे थे कि वो बाधा बने ही नहीं। तो इसीलिए वो मस्त जो है अपना निकल गई, कोई स्कैटरिंग उन्होंने नहीं करी। कभी देखा है कि एक पानी के रास्ते में जब स्टोन आ जाता है तो पानी उसे स्कैटर करके निकल जाता है, यानी उसके आसपास से निकल जाता है। यही हो रहा है कॉलॉइड और सस्पेंशन में। पार्टिकल साइज सोल्यूशन से बड़ा है, इसीलिए जो लाइट आ रही है उस लाइट को अपना रास्ता ढूंढना पड़ रहा है, क्योंकि कॉलॉइड और सस्पेंशन के पार्टिकल लार्ज हैं और वो बाधा बन के बीच में खड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए स्कैटरिंग हो रही है, और इस स्कैटरिंग को मैं कह रही हूँ टिंडल इफेक्ट। पढ़ लेते हैं एक बार।
द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल, इसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये साइंटिस्ट जॉन टिंडल ने हमें एक्सप्लेन करा था, जिन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स पढ़ा था इन तीनों सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड में। जब भी हम एक टॉर्च ऑफ लाइट को पास करते हैं सोल्यूशन, सस्पेंशन या कोलॉइड से, तो लाइट जो है वो स्कैटर नहीं होती सोल्यूशन में, क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटे हैं बैरियर बनने के लिए या स्कैटर करने के लिए। तो लाइट ऐसे मस्त निकल जाती है, स्कैटर नहीं होती है। पर जब मैं बात करती हूँ सस्पेंशन या कोलॉइड की, तो वो पास करती है या फिर स्कैटर होती है, क्योंकि इनका पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है, जो कि कहता है नहीं मैं यहीं रहूंगा, तुम मेरे आसपास से निकलो। तो इसीलिए मुझे स्कैटरिंग दिखती है। इस इफेक्ट को मैं ऑब्जर्व कर सकती हूँ मेरे एक डार्क रूम में, एक छोटा सा होल किया खिड़की में, वहां से सनलाइट को आने दिया तब। तो विंडो का जो होल है, वहां से जो सनलाइट आ रही है, मुझे उस सनलाइट में दिखते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो हैं। तो वो पार्टिकल्स बेसिकली क्या है, वो इतने लार्ज हैं कि मुझे अपनी आंखों से जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो वो पार्टिकल्स जो हैं, वो उसकी जो लाइट है उसकी क्या बन रहे हैं, बैरियर बन रहे हैं, बाधा बन रहे हैं, बीच में खड़े हैं, तो इसीलिए लाइट जो है वो स्कैटर है। तो लाइट छोटे से होल से आ रही है, पर कमरे में ऐसे फैल रही है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। तो लाइट हमारी छोटे से होल से आ रही है, ये सनलाइट है, ये विंडो है, ये विंडो का छोटा सा होल है। तो लाइट जो है वो छोटे से होल से आ रही है, पर कमरे में मुझे ऐसे इसलिए दिख रही है क्योंकि यहाँ पे हैं बड़े बड़े पार्टिकल जो उसको बाधा बन के स्कैटर कर रहे हैं। इसी को मैं टिंडल इफेक्ट कहती हूँ। एंड आई होप सोल्यूशन, कॉलॉइड और सस्पेंशन में, मुझे सोल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, पर सस्पेंशन और कॉलॉइड में मिलता है। एट लास्ट आ गए हम कॉलॉइड के नए टर्म्स पे। तो कॉलॉइड में जो सल्यूट डलता है, उसको मैं कहती हूँ डिस्पर्स्ड फेस, और सॉल्वेंट जो कॉलॉइड का होता है उसको मैं कहती हूँ डिस्पर्जन मीडियम। तो जैसे सोल्यूशन था, सोल्यूशन का सॉल्यूट और सॉल्वेंट था, ठीक है। सल्यूट वो जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, और सॉल्वेंट वो जो सल्यूट को डिसॉल्व कर रहा है अपने अंदर। ऐसे ही कॉलॉइड बनाने के लिए जो सल्यूट डलता है, उसको मैं कहती हूँ डिस्पर्स्ड फेस, सल्यूट लाइक कॉम्पोनेंट ऑफ कॉलॉइड। और जो सॉल्वेंट है, यानी जिसमें सल्यूट लाइक कॉम्पोनेंट जो है वो डिसॉल्व है, उसको मैं कहूंगी डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है। तो द सल्यूट लाइक कंपोनेंट ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इन अ कॉलॉइड, इसको डिस्पर्स्ड फेस कहा। द कंपोनेंट जहां पे डिस्पर्स्ड फेस सस्पेंडेड है, उसको डिस्पर्जन मीडियम कहा। कॉलॉइड को मैंने दे दी थोड़ी सी क्या, वीआईपी ट्रीटमेंट, इसके लिए नए टर्म्स निकाल के सल्यूट और सॉल्वेंट के लिए। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर भी खत्म हो गया है। अब अगली सीरीज हमारी कौन सी आएगी, ये जानने के लिए बने रहें टॉट बाय स्कॉलर पे। सो किसी को कोई भी डाउट आ रहा है बायोलॉजी या केमिस्ट्री में, तो मुझे बता दें। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा है, पर बड़ा इतना भी नहीं है कि आपका जो पूरा सिलेबस है या पूरा चैप्टर जो है वो कवर ना हो पाए। तो अगर आपने ये वीडियो ही देख लिया, तो आपने पूरा चैप्टर जो है वो अपना कवर कर लिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।